अस्सलाम वालेकुम। आज आज का हमारा लेक्चर अभी स्टार्ट होगा 5-4 मिनट के अंदर। हमारे स्पीकर है अदनान हसन। मैंने लास्ट टाइम भी हमारे साथ लेक्चर दिया था, तो जैसा कि आज लास्ट डे है हमारे लेक्चर का थर्ड सीरीज का, तो अभी अदनान हसन का लेक्चर होगा और उसके बाद मिस्टर अली का लेक्चर होगा डेनमार्क का। और इसी तरह आगे आज काफ़ी लेक्चर्स हैं, आप शेड्यूल देख सकते हैं इवेंट पेज के ऊपर। और डेनमार्क वाले लेक्चर के बाद फिर मिस्टर बीर परवेज का होगा लेक्चर, स्टार्टिंग योर ऑन बिजनेस का। और फिर उसके बाद फारिश का लेक्चर होगा स्टडिंग इन जर्मनी। और उसके बाद फिर मुईज़ का होगा लेक्चर अबाउट स्टडिंग अपॉर्चुनिटीज यूएसए एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और फिर मिस नायाब ज़िया का लेक्चर होगा व्हाई आई वांट टू स्टडी अब्रॉड। और इस तरह लास्ट में जो लेक्चर होगा राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग लिटरेचर रिव्यू हसन अहमद का। काइंडली अपने दोस्तों से ये इवेंट शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो। जी अदनान, आपको आवाज़ आ रही है? जी, आप आवाज़ आ रही है आपको? बस अभी 3 मिनट में हम मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी। बात हम शुरू कर देंगे या लोगों का इंतज़ार करेंगे मज़ीद थोड़ा सा? बस 1 मिनट के अंदर शुरू करते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर अदनान से। तो ठीक है, हम जी स्टार्ट कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू एवरीबॉडी। यहाँ पे हमारे पास रमज़ान शुरू हो गया, तो सब लोग रमज़ान की मुबारकबाद हो। इंशाअल्लाह सब लोगों का रमज़ान अच्छा गुजरे। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। मैं आज आप लोगों को अपनी रिसर्च फील्ड के बारे में कुछ अदनान, सॉरी, ये वीडियो ऑफ कर दीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर हो रही है बैंडविड्थ इससे। वीडियो ऑन कर दूँ? लेफ्ट, हाँ वीडियो, और थोड़ा सा लाउड। थोड़ा सा लाउड? अच्छा, मुझे क्योंकि इको बहुत ज़्यादा हो रही है अपनी साउंड ऑफ। आपने टेस्टिंग वाला तो नहीं खोला हुआ कहीं, उसकी वजह से भी इको हो रही होती है, सेल्फ टेस्ट वाला। बस
नहीं, इसके अलावा तो और कोई ईडीयू डिप की बिल्ड करने के लिए भी सही है। अच्छा, हमें हमें तो इको नहीं आ रही। अच्छा, अब सही है, अब थोड़ा सा बेहतर हो गया मेरे पास भी। हाँ हाँ, ठीक है, मैं अपनी साउंड ऑफ करता हूँ और बेहतर हो जाएगा। चलें, ठीक है, थैंक यू। ओके, तो आज मैं आप लोगों को जिस रिसर्च फील्ड में मैं अपनी पीएचडी कर रहा हूँ उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी दूंगा, मोटिवेट भी करने की कोशिश करूँगा आप लोगों को, और कोशिश करूँगा कि जो लेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ इस फील्ड में मज़ीद अवेलेबल हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फील्ड की तरफ आएँ। इट्स क्वाइट अ neglected field, although it is a very important field, and a lot of researchers from, especially from Pakistan, are needed to do this research. तो हम देखते हैं कि स्टार्ट में हम क्या करेंगे। मेरी आज की जो टॉक है इसकी आउटलाइन ये है कि सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं यहाँ जर्मनी में कैसे हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं अपनी फिर डॉक्यूमेंट इमेज एनालिसिस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इस डॉक्यूमेंट इमेज एनालिसिस में हम लोग करते क्या हैं और इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं इस फील्ड के अंदर रिसर्च करने के लिए। टॉपिक्स क्या हैं, कौन से एसोसिएटेड फील्ड्स हैं जो जिनमें रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बताना ज़रूरी समझूंगा कि प्लीज़ क्वेश्चंस अगर आपके कोई ड्यूरिंग द टॉक होते हैं तो उसको फ़ौरन से अगर आप लिख देंगे तो ये बहुत ज़्यादा शायद मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए कि मैं सबके आंसर करूं। तो प्लीज़ आखिर में कीजिएगा क्वेश्चन, ताकि मैं सब लोगों को आंसर करने की कोशिश करूँ। वैसे तो हम लोग आज से तादाद कम है, तो मोस्ट प्रॉबली वी विल गेट टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं हम। मैं अदनान अल हसन हूँ और मैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी काइज़रलाउटन जर्मनी में डीएडी की स्कॉलरशिप पे पीएचडी कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से। इससे पहले मैंने मास्टर्स प्रयास पाकिस्तान से किया था 2002 टू 2004 में, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स मैंने यूटी टेक्सास से किया था 2002 में। मेरी रिसर्च इंटरेस्ट जो है वो उर्दू OCR है। मैं प्राइमरीली उर्दू OCR पे काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरे इंटरेस्ट में ह्यूमन रीडिंग साइकोलॉजी और चेंजिंग यूथ एटीट्यूड है। और क्योंकि मैं आई एम फादर ऑफ टू वेरी यंग daughters, so I'm also interested in knowing the latest psychological development and teaching techniques and parenting techniques, how to deal with my daughters, young Muslim daughters. कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखी हुई है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू ईमेल, यू कैन कॉल मी। मैं लैंडलाइन नंबर मोबाइल नंबर दोनों लिखे हुए हैं। जी प्लस गूगल प्लस पे भी मेरी प्रोफाइल आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, बट आई डोंट हैव एनी फेसबुक अकाउंट, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, तो अब हम डायरेक्टली अपनी रिसर्च फील्ड की तरफ आते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी टॉक थोड़ी सी कम रखूं, मे बी 45 मिनट, और फिर मैं आप लोगों को मौका दूंगा कि आप लोग क्वेश्चंस हैं तो वो ज़्यादा ज़्यादा कर सकें। तो व्हाट इज़ डॉक्यूमेंट इमेज एनालिसिस? तो बेसिकली डॉक्यूमेंट इमेज एनालिसिस इस चीज़ से कंसर्न है कि आपके पास बेताशा स्कैन डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं, और नाउ डेज यू कैन ऑल्सो जस्ट टेक इट फ्रॉम योर कैमराज, मोबाइल कैमराज, स्मार्टफोन। इन डॉक्यूमेंट्स को, ये जो हमारे पास स्कैन इमेज फॉर्म में डॉक्यूमेंट अवेलेबल होते हैं, इनको हम अगर सर्चेबल डॉक्यूमेंट के तौर पे अगर हम बनाना चाहें तो उस सारे प्रोसेस को डील करती है डॉक्यूमेंट इमेज एनालिसिस की फील्ड। इस सर्चेबल डॉक्यूमेंट से क्या मुराद है कि आप उसको हेलो
ये वकार मेरी अदनान आवाज आ रही है? जी आ रही है। मालूम नहीं कि क्यों इनको मसला आ रहा है, लेकिन अगर फिर भी है तो आप एक दफ़ा एक मिनट, आप एक दफ़ा ऑन करके मतलब ये अपने ब्राउज़र पूरा ऑफ करके फिर दोबारा ज्वाइन करें। ब्राउजर को दोबारा ज्वाइन करूँ इसको, मतलब विजिट करके? हाँ, मुकम्मल क्लोज कर दें ब्राउज़र को और फिर दोबारा ज्वाइन करें। अच्छा, वन और मिनट तो पे। हेलो। अब आवाज़ आ रही है। वही वीडियो ऑफ कर दीजिएगा ताकि और बेहतर हो जाए। अच्छा, वीडियो मैंने ऑफ अब कर दी है। बोलिए। अब पूछ आवाज आ लीजिए रही है आप। मेरी? ओके, गुड। जी अदनान बोल रहे हैं, आपको अभी तक आवाज़ नहीं। जब अपना रीस्टार्ट करें आप, मतलब आपके एंड पे, क्योंकि काफ़ी लोगों को आवाज़ आ रही है। जी अदनान ओके आप सर। स्टार्ट। ओके, मैं स्टार्ट दोबारा से करता हूँ कि डॉक्यूमेंट इमेज एनालिसिस जो हमारी फील्ड है, मेरी फील्ड जो है, वो कंसर्न है कि आपने कैमरा कैप्चर डॉक्यूमेंट या स्कैन डॉक्यूमेंट्स हैं, आप स्कैनर से स्कैन करते हैं कोई डॉक्यूमेंट, देन यू वांट टू मेक इट एन एडिटेबल और सर्चेबल डॉक्यूमेंट। तो उस प्रोसेस को कवर करने के लिए ये फील्ड है, और आज हम इसी फील्ड के बारे में बात करेंगे। मेरी रिसर्च फील्ड में आपको बताऊंगा कि मेरा फोकस इस फील्ड में विद इन कहाँ लाई करता है, और हम इंशाल्लाह देखेंगे कि इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास क्या क्या हैं। इसकी एप्लीकेशंस बहुत वास्ट हैं। डॉक्यूमेंट इमेज एनालिसिस बेसिकली एक कोर टेक्नोलॉजी है, बैकबोन है, जो जितनी भी डिजिटल लाइब्रेरीज आजकल आप लोग नाम सुन रहे होंगे, बहुत सारा काम हो रहा है कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को आर्काइव करने का डिजिटाइज फॉर्म में, उसकी बैक एंड पे डॉक्यूमेंट इमेज एनालिसिस यूज हो रहा है। Google Maps, Google Books project, Google is scanning books on very large scale, and they are converting and digitizing them all. Then there is a very recent and emerging field is to uh, understand and recognize the text in the photos you take. And there is also Google Street View project where Google is taking pictures and then they are asking researchers to recognize text in them or to recognize house in them. Then बहुत सारे फॉर्म्स की प्रोसेसिंग, ऑटोमेटेड फॉर्म रिकग्निशन, उसके अंदर जिस तरह आपके कॉन्सेंसस फॉर्म है, आपके बिल्स हैं, आप की इंश्योरेंस क्लेम्स हैं, इन और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जैसे पेपरलेस ऑफिस का कॉन्सेप्ट आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, उसके बिहाइंड भी यही टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हो रही हैं। इसमें हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट इमेज एनालिसिस के कौन कौन से एस्पेक्ट जो हैं वो किस तरह बहुत सारी इन सब जो एप्लीकेशन मैंने आपके सामने अभी जिक्र किए हैं इनमें कैसे यूज़ हो रही हैं। Okay, so the process whole pipeline I'm showing you here, that from starting your document, uh, when you put the document here, this is your scan document. Okay, I am not that good in drawing things. Okay, even then.
तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट की प्री प्रोसेसिंग स्टेप एक है, उसमें हम डॉक्यूमेंट बाइंडराइजेशन कर लेते हैं। बाइंडराइजेशन से बात यह है कि आपकी अगर उसके अंदर कलर्स हैं या ग्रे ग्रे लेवल्स हैं तो उसको हम ब्लैक एंड वाइट डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस तरह करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। कंप्यूटेशनली बहुत आसान हो जाता है काम करना। बट नाउ बिकॉज कंप्यूटर्स आर गेटिंग मच एंड मच एफिशिएंट इन कंप्यूटिंग, तो बहुत सारे जो नई रिसर्च है वो डायरेक्ट कलर आरजीबी इमेजेस या ग्रे लेवल पे ही डायरेक्ट काम कर रहे हैं और बाइनराइजेशन को उसका प्रोसेस स्किप कर रहे हैं। बट स्टिल बहुत सारी जगह पे बाइनराइजेशन स्टिल इज बीइंग यूज्ड and it is quite important to do accurate binarization, otherwise आपकी जो further steps हैं they could be erroneous. सेकेंड प्री प्रोसेसिंग स्टेप जो नॉर्मली एम्प्लॉय किया जाता है वो डॉक्यूमेंट की रोटेशन एंगल और उसका स्क्यू को डिटेक्ट करके उनको करेक्ट करना होता है, ताकि आपके पास जो अदनान, मेरे ख्याल में मैं अपना रिस्टार्ट करता हूँ 15 सेकेंड्स के अंदर। मैं आप लोगों ओके के लिए रिस्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि मुझे साउंड का प्रॉब्लम लग रहा है, लेकिन चेक कर लेते हैं। मैं अपना रिस्टार्ट करता हूँ। जस्ट ओके 15 सेकेंड्स। ओके। जी अदनान। जी स्टार्ट करें दोबारा से। आप लोगों को आप आवाज़ आ रही है मेरी? आपकी तो मेरे ख्याल में आवाज़ आ रही है, लोग कह रहे हैं, लेकिन मेरी आवाज़ शायद नहीं पहुंच रही। जी अदनान, आपको आवाज़ आ रही है? जी आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। ठीक है, अब आपकी भी आवाज़, अब पूछ लीजिए आवाज़ आपकी आ रही है कि नहीं। अब आ रही है, सब लोग कह रहे हैं कि ठीक है। ओके, हम स्टार्ट दोबारा से करते हैं। मेरे ख्याल में जो चीज़ अगर किसी की मिस हो गई है अब, वो फिर रिकॉर्डिंग काइंडली चेक कर लीजिएगा, इंशाल्लाह अवेलेबल होगी इसके बाद। जी वक्त ठीक है, क्या ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल। ओके। रहीम साहब को अभी भी आवाज़ नहीं आ रही है, रहीम उमर को। आप दोबारा पूछें, आप सबको आपकी आवाज़ आ रही है, ताकि फिर ज़्यादा है तो। अ, जी ये पहले एस के खान कह रहे थे कि आवाज़ नहीं आ रही, इनको भी आ रही है, जोहेब खान को भी आ रही है। रहीम आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हम्म, रहीम काइंडली आप अपना ब्राउज़र रिस्टार्ट कीजिएगा। जी आ रही है, अब आप स्टार्ट करें। वो सिर्फ एक तो मसला है, तो इट्स फाइन। ठीक है, चलें ठीक है। तो ये इस स्लाइड में मैं पूरी पाइपलाइन जो डॉक्यूमेंट इमेज एनालिसिस में यूज़ होती है वो दिखा रहा था। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो ब्लैक एरोज बनाने की कोशिश की है मैंने। यहाँ पे हमारे पास इनपुट इमेज जो भी आती है वो आपकी डॉक्यूमेंट अगर स्कैन भी हो सकती है और कैमरा कैप्चर्ड भी हो सकती है। और बाइंडराइज करने का फ़ायदा ये होता है कि कंप्यूटेशन बहुत अगले स्टेप्स में बहुत आसान हो जाती है।
लेकिन अब क्योंकि कंप्यूटर्स आर गेटिंग फास्टर एंड फास्टर एंड दे कैन हैंडल बिग डाटा इजीली, so there is also trend to directly applying algorithms for recognition on colored image or gray level images. If you are capturing it from camera, so then there is another pre-processing step which is called dewarping step, because when you take picture from camera, so अगर आप किसी बुक को कैमरा कैप्चर करते हैं तो उसमें जो बुक की बीच वाली बाइंडिंग वाली साइड है वहां से आपको एक कर्ल पेज नजर आता है इमेज में, तो उस कर्ल को सीधा किया जाता है सबसे पहले, ताकि एक वो सीधा डॉक्यूमेंट आपके पास पेज नजर आए. Second step in pre-processing is to detect the orientation and the skew in the document. Orientation हो सकता है कि आपकी 190 डिग्री उल्टा पेज आपका 180 डिग्री उल्टा पेज आपका स्कैन हुआ हो, तो उसके ऊपर आप जो भी रिकग्निशन का एल्गोरिथम अगर आप लगाने की कोशिश करेंगे तो इट विल फेल. So the first important thing is to make its orientation correct, and the second is to detect the skew, which is normally up to 4 or 5 degrees, and it is also important to detect that skew so that we know where the text lines are. ओके, जब बाइंडराइजेशन और स्क्यू डिटेक्शन करने के बाद कर लेते हैं तो हमारे पास एक ब्लैक एंड वाइट इमेज पेज का अवेलेबल होता है और जो जिसका स्क्यू भी करेक्टेड होता है. हम अभी देखेंगे कि स्क्यू करेक्शन करते हैं तो क्या हो जाता है. उसके बाद हम एक प्रोसेस स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं लेआउट एनालिसिस. लेआउट एनालिसिस कुड बी ऑफ टू काइंड. First is the logical layout, physical layout analysis, and the second is the logical layout analysis. अभी मैं अगली स्लाइड में इन दोनों की इंशाल्लाह तफसील बताऊंगा कि इन दोनों से क्या मुराद है. नॉर्मली अगर आप एक सेंटेंस में मैं यहाँ बताऊं तो लॉजिकल लेआउट में ये सिमेंटिक आप जो मीनिंग है पेज की मुख्तलिफ फील्ड्स का वो डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और फिजिकल लेआउट में आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि डॉक्यूमेंट में इमेजेस कहाँ हैं और टेक्स्ट कहाँ हैं, ताकि आप टेक्स्ट रीजन अलग करके उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर सकते हैं. जब आप फिजिकल लेआउट एनालिसिस करते हैं तो आपके पास टेक्स्ट लाइंस आ जाती हैं. टेक्स्ट लाइंस को हम फिर मजीद वर्ड्स में या कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं, और टेक्स्ट लाइंस फिर उन वर्ड्स को रिकग्नाइज करते हैं या उन कैरेक्टर्स को रिकग्नाइज करते हैं, और ये स्टेप हमारा ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजर का काम करता है ये. और इसके बाद हमारे पास एक टेक्स्ट की फॉर्म में डॉक्यूमेंट आ जाता है. बहुत सारे केसेस में ये टेक्स्ट जो होता है ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता, इसमें बहुत सारे एरर होते हैं. तो उसके बाद हम एक आखिरी स्टेप जो होता है उसको हम कहते हैं कि पोस्ट OCR स्टेप, और इसमें हम मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं. इसमें हम लैंग्वेज मॉडलिंग भी करते हैं. मैं आपको मज़ीद डिटेल में बताऊंगा कि लैंग्वेज मॉडलिंग किसको कहते हैं. आप डिक्शनरी इन्वॉल्व कर सकते हैं कि आप जो आपके पास कंफ्यूज वर्ड्स आ रहे हैं उनको आप डिक्शनरी में देखें और आप उनको करेक्ट करें. तो ये एक टोटल हमारे पास पाइपलाइन है जो डॉक्यूमेंट इमेज एनालिसिस में यूज होती है. इनके बारे में इंडिविजुअली अब मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा. ओके, तो फर्स्ट स्टेप जो हमने प्री प्रोसेसिंग में देखा था वो बाइनराइजेशन था. जब हम स्कैन करते हैं तो हमारे पास इस तरह की एक डॉक्यूमेंट आती है जो आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं. इसमें ग्रे स्केल है. इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह आप गौर से देखेंगे तो बैक साइड का भी इसमें लिखा हुआ नजर आ रहा है. तो एक स्टैंडर्ड आपने स्कैन किया हुआ है. इसके बाद इसको जब बाइनराइज करते हैं तो आपको जो राइट साइड पे डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है जिसके अंदर इसका बैक साइड की ब्लीड थ्रू यानी कि जो टेक्स्ट पीछे लिखा हुआ था वो भी नजर नहीं आ रहा, और इसका कलर भी जो है सर अब इसके अंदर व्हाइट और ब्लैक रह गया. तो जो अब बाकी जो सब प्रोसेसिंग हम करते हैं वो सारी ये जो बाइनराइज इमेज आपको नजर आ रही है राइट साइड पे इस पे करते हैं. जो स्क्यू डिटेक्शन और करेक्शन है उसमें डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट
का एंगल अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन से किसी एंगल पे है तो उसको डिटेक्ट करके और उसको फिर हम करेक्ट कर लेते हैं, ताकि डॉक्यूमेंट जो है वो हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास जीरो एंगल पे अवेलेबल हो। ये थे हमारे प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स। उसके बाद हमने देखा था कि लेआउट एनालिसिस का एक ब्लॉक था। उसके अंदर दो हमने देखे थे, एक लॉजिकल लेआउट एनालिसिस का पार्ट देखा था और एक फिजिकल लेआउट एनालिसिस का पार्ट देखा था। जो लॉजिकल लेआउट एनालिसिस है उसका मकसद ये होता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट आ गया है, उसके अंदर से आपने मुख्तलिफ फील्ड्स एक्सट्रैक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल इस पेज में अगर हम देखें जो मैंने आपके इसमें मार्क किया हुआ है, इसके अंदर एक ये सबसे ऊपर एक फील्ड है जिसमें बहुत एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, और एक इस फील्ड को हम कहेंगे कि ये टाइटल है। इसी तरह ऑथर्स या उनकी एफिलिएशन लिखी हुई है, उसकी एक हम अलग से फील्ड डिटेक्ट करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है उसको अलग से करेंगे। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे और भी ब्लॉक्स नजर आएंगे, मसलन यहाँ पे फुट नोट है, बॉडी टेक्स्ट है, हेडिंग्स नजर आ रही हैं। तो ये इसमें हमें ये गर्ज नहीं है, इस स्टेप में हमें ये गर्ज नहीं है कि इसमें लिखा हुआ क्या है, हमें इस चीज़ से गर्ज है कि ये है क्या चीज़। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप सर्च करते हैं किसी भी पेपर के बारे में इंटरनेट पे, तो वो आपको एब्स्ट्रैक्ट उसका दिखा रहा होता है, उसके ऑथर्स दिखा रहा होता है। तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटेड इसी तरह एक्सट्रैक्ट की जाती हैं कि सर्च इंजन जो होते हैं वो ये इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और अपने पास रिकॉर्ड में रख लेते हैं। वो पूरा डॉक्यूमेंट आपको नहीं दिखा रहे होते शुरू में ही। तो जब आप गूगल में सर्च करते हैं तो जो शुरू में चीज़ें आ रही होती हैं वो इस तरह आ रही होती हैं कि वो आप ये इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो ये सब चीज़ें आपको बता रहे होते हैं। तो ये सब इसको हम कहते हैं कि सिमेंटिक एनालिसिस है या लॉजिकल एनालिसिस है, कि डॉक्यूमेंट के ऊपर हम ये अप्लाई करते हैं और हम ये चीज़ें इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जो फिजिकल लेआउट एनालिसिस है, उसका मकसद ये होता है कि डॉक्यूमेंट को मज़ीद प्रिपेयर किया जाए कि हम इसके ऊपर डायरेक्ट रिकग्नाइज करके टेक्स्ट को हम उसको सर्चेबल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर सकें। तो सबसे पहला काम जो नॉर्मली किया जाता है वो ये किया जाता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स डिटेक्ट कर लिए जाते हैं। ये जो येलो लाइन बीच में एक नज़र आ रही है, ये शो कर रही है कि हमने इस डॉक्यूमेंट में एक फुल कॉलम, 2 कॉलम डॉक्यूमेंट है, और ये कॉलम इसने सेपरेटर डिटेक्ट किया है। इसी तरह अगला काम जो इसके बाद होता है कि आपने ये डिटेक्ट कर लिया कि कॉलम इसके अंदर 2 हैं। उसके बाद हम टेक्स्ट ब्लॉक्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस पेज में 2 फिगर्स हमें नज़र आ रही हैं। तो इस पेज को फिर हमने टेक्स्ट और नॉन टेक्स्ट रीजन्स में कन्वर्ट कर लिया। तो ये फिर नॉन टेक्स्ट रीजन जो हैं इनको हम फिल्टर आउट कर देते हैं। जो हमारे पास रीडिंग ऑर्डर में जिस तरह टेक्स्ट आ रहा होता है उस टेक्स्ट रीजन को फिर हम फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं टेक्स्ट लाइन एक्सट्रैक्शन के लिए। टेक्स्ट लाइन एक्सट्रैक्शन करने से मुराद ये है कि हम एक इंडिविजुअल टेक्स्ट लाइन जो है उसको मार्क कर लेते हैं कि यहाँ ये इस पिक्सल कॉलम से लेके x पिक्सल वैल्यू तक ये एक लाइन है। इस टेक्स्ट लाइन में बहुत सारे वर्ड्स भी हो सकते हैं और बहुत थोड़े वर्ड्स भी हो सकते हैं। बेसिकली जो फिजिकल लेआउट एनालिसिस का गोल होता है वो ये होता है कि आप टेक्स्ट लाइंस निकाल लें। तो टेक्स्ट लाइंस जब आपके पास आ जाती हैं तो उसके बाद फिर हम इसके अंदर फर्दर एनालिसिस करके वर्ड्स लेवल पे भी निकाल सकते हैं, इवन इंडिविजुअल कैरेक्टर लेवल पे भी तक सेगमेंटेशन कर लेते हैं। वो फिर हम देखते हैं कि इसके बाद वाला जो स्टेप है, जब हमारे पास टेक्स्ट लाइंस आ जाती हैं, हमारे पास इस तरह की टेक्स्ट लाइंस आ जाती हैं, इन टेक्स्ट लाइन को हम अपने OCR इंजन को फीड करते हैं और OCR इंजन फिर इसके ऊपर प्रोसेसिंग करके वो जिस भी उसके ऊपर एल्गोरिथम है, बहुत सारे एल्गोरिथम्स अवेलेबल हैं जिसमें सिंपल शेप मैचिंग यानी कि टेम्पलेट मैचिंग के एल्गोरिथम भी हैं। और ये शेप मैचिंग जो नॉर्मली करते हैं, इस प्रोसेस को हम ये इट वाज द स्टार्टिंग टेक्निक which were being used in the past in 19 since 1950s। तो ये वाली टेक्निक जो है ये इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करती हैं पहले कि हम इस टेक्स्ट लाइंस के इसमें से इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को अप्रॉक्सीमेटली
एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर एक हर इंडिविजुअल शेप को रिकग्नाइज कर लेते हैं। जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं वो सेगमेंटेशन नॉर्मली सेगमेंटेशन फ्री हैं, क्योंकि सेगमेंट जो बेसिकली अगर आप सेगमेंटेशन बेस्ड टेक्निक्स को देखें तो उनके अंदर जो मोस्टली एरर आते हैं वो सेगमेंटेशन की वजह से एरर आ जाते हैं। ये सेगमेंटेशन कैरेक्टर की सही नहीं हुई तो उसके बाद जो है नेचुरली फिर एज अ रिजल्ट वो कैरेक्टर भी सही रिकग्नाइज नहीं होगा। बट नाउ द न्यू एल्गोरिथम दे वर्क डायरेक्टली ऑन दैट होल टेक्स्ट लाइन। इसको हम कहते हैं कि ये सेगमेंटेशन फ्री एल्गोरिथम है। इन सेगमेंटेशन फ्री एल्गोरिथम में ये पूरी टेक्स्ट लाइन एज सच हम ओसीआर इंजन को दे देते हैं। ओसीआर इंजन खुद ही वो डिटेक्ट करता है कि कौन सा करेक्टर कहाँ पे है एंड देन इट ट्राई टू प्रिडिक्ट कि ये करेक्टर है कौन सा। तो इसके एज अ रिजल्ट इसके बाद जो है हमारे पास एक टेक्स्ट लाइन टेक्स्ट फॉर्म में आ जाती है विच इज सर्चेबल एंड एडिटेबल। तो दिस वाज ओसीआर। अब ये वाला जो स्टेप ओसीआर इंजन जब प्रोड्यूस करता है तो नॉर्मली इसमें बहुत सारे एरर्स होते हैं, बहुत सारी शेप्स मिक्स कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल ई एंड सी एम मे बी इंटरप्रेटेड एज आर एंड एन, ओ किस स्मॉल है कि बड़ा है कैपिटल है, आई वन एल या वन के बीच में कॉमा इस तरह की कॉमा और फुल स्टॉप पीरियड जो है हमारा इस इनके बीच में कंफ्यूजन हो सकती हैं। तो इन इस तरह की चीज़ों को फिर पोस्ट प्रोसेसिंग के तौर पे रिमूव किया जाता है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लैंग्वेज मॉडलिंग। लैंग्वेज मॉडलिंग क्या है बेसिकली, ये हम हर वर्ड और हर कैरेक्टर की स्टैटिस्टिकल मॉडल एक डेवलप किया जाता है। हर लैंग्वेज का ये पर्टिकुलर है और इसमें हम ये करते हैं कि ये डेवलप किया जाता है कि प्रोबेबिलिटी एक वर्ड की या एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड की क्या है। और ये चीज़ जो है फिर हम जो हमारे पास फिर हम इस पूरी जो टेक्स्ट आउटपुट हमारे पास आई है उसको हम इसमें से गुजारते हैं, इस लैंग्वेज मॉडल से या डिक्शनरी करेक्शन से। इन चीज़ों में से गुजारने के बाद हमारे पास जहाँ पे कंफ्यूजन आ रही होती है उसको ये रिड्यूस एरर्स को फिर मजीद रिड्यूस कर देते हैं। तो इसके अंदर एनग्राम मॉडल में भी आप लोगों ने अगर आप लोग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग साइट से हैं तो इसमें एक चीज़ यूज़ होती है एनग्राम मॉडल। एनग्राम मॉडल्स में ये देखते हैं कि एक करेक्टर जो है वो दूसरे करेक्टर के आने के बाद आने की उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह अगर सिर्फ एक उसको करते हैं तो वो 1 ग्राम मॉडल का यूनिग्राम मॉडल होता है। तो इसी तरह बाईग्राम, ट्राईग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम और इसी तरह आप ये एक मॉडल डेवलप किया जाता है। ये साउंड का मुझे दोबारा मसला लग रहा है वकार या लॉट ऑफ कमेंट। पर ये जिनको नहीं आ रही साउंड वो मालूम नहीं उनकी बैंडविड्थ कितनी नहीं है, मैंने चेक की है। तो वो हाँ उनकी अपनी हाँ बैंडविड्थ लो है, वो अपना रीस्टार्ट करें। उनका इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को अब आवाज़ आ रही है। तो जिनको नहीं आ रही हाँ वो हाँ ओके चेक करें। सही। अ, ठीक है। तो जिन लोगों को आवाज़ नहीं आ रही वो काइंडली फिर रिकॉर्डिंग में चेक कर लीजिएगा कि अगर कोई कहीं से कोई स्लाइड में उनकी साउंड मिस हो गई है। होपफुली रिकॉर्डिंग में सही सारी सही आवाज़ आ जाएगी। ओके तो ये हमारा एक पूरी पाइपलाइन थी जो हम डॉक्यूमेंट इमेज एनालिसिस में एम्प्लॉय करते हैं। और इसमें आपने देखा होगा कि ये एक एक स्टेप जो है इट्स क्वाइट बिग। तो एक पूरी रिसर्च फील्ड है जो लैंग्वेज मॉडलिंग से कंसर्न है, एक पूरी फील्ड है जो फिजिकल लेआउट एनालिसिस से कंसर्न है। ओ सी आर इट्सेल्फ एक सब फील्ड है। इसी तरह प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स डेवलप करना ये भी एक फुल फ्लैज एक इटसेल्फ एक टेक्निक है।
जो इसके अंदर हम टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि अगर किसी बंदे ने इस फील्ड में काम करना है, तो ही और शी शुड नो और हैव ग्रिप ऑन दीज सब्जेक्ट। इमेज प्रोसेसिंग एक बेसिक हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं बैचलर्स में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह पैटर्न एनालिसिस एंड पैटर्न रिकग्निशन, machine learning, multimedia information retrieval, computer vision, and statistics and probability. All these fields are used in one way or other in document image analysis. जो शुरू की बहुत सारी टेक्निक्स थी डॉक्यूमेंट इमेज एनालिसिस की, ट्रेडिशनल अप्रोचेस जिसको हम कहते हैं, दे वर बेस्ड ऑल बेस्ड ऑन इमेज प्रोसेसिंग एंड इमेज मैचिंग। देन इट स्टार्टेड कि अब हम मशीन इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो न्यू एल्गोरिथम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग कंप्यूटर विजन में आ रहे हैं, उन चीज़ों को अप्लाई किया जाए। तो नॉर्मली जो एक स्टैंडर्ड रूल मैंने नोट किया है, स्टैंडर्ड ट्रेंड, कि जो भी नई टेक्निक आती हैं मशीन लर्निंग के लिए या पैटर्न रिकग्निशन के लिए एंड और कंप्यूटर विजन फॉर दैट मैटर, तो ये सबसे पहले सबसे आसान एक जो फील्ड लगती है अप्लाई करने के लिए वो डॉक्यूमेंट लगती है। तो बेतहाशा एल्गोरिथम जो है वो सबसे पहले जो है वो डॉक्यूमेंट पे ही टेस्ट किए जाते हैं कि ये डॉक्यूमेंट पे चल रहे हैं। तो अगर किसी ने डॉक्यूमेंट इमेज एनालिसिस में काम करना है तो ही और शी शुड नो दीज टेक्नोलॉजीज। ओके, सो व्हाट आर सम न्यू ट्रेंड्स? जैसे मैंने बताया था कि ट्रेडिशनल टेक्निक जो हम लोग पहले यूज़ कर की जाती थी डॉक्यूमेंट इमेज एनालिसिस में, दे आर बीइंग रिप्लेस्ड ग्रेजुअली बाय लर्निंग बेस्ड सिस्टम। क्योंकि जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस का है वो ये है कि वो हैंड ट्यून ह्यूरिस्टिक्स यूज़ करते हैं, बहुत सारी जगह पे पैरामीटर्स बेतहाशा यूज़ किए जाते हैं। तो उनको हैंड ट्यून करना हर प्रॉब्लम के लिए एक इट्स अ लेबोरियस एंड क्वाइट डिफिकल्ट टास्क, and which can actually determine the your efficiency and accuracy. So now they are being replaced by more and more by अदनान, अदनान एक बार अपना सिस्टम रिस्टार्ट कर दें, एक बार फिर ना वो सिस्टम क्या है ना वो ब्राउज़र रिस्टार्ट कर दें okay, मैं दोबारा। okay, ठीक है, हम दोबारा रिस्टार्ट कर रहे हैं अदनान का। जी अभी मैं बोल नहीं रहा, अदनान बोल रहे हैं, तो इस वजह से उनकी आवाज़ आएगी अभी। आप जी अब कुछ बेहतर आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, अभी दोबारा बोले और वो बोले जिसको नहीं आ रही सिर्फ अदनान की आवाज़। अदनान आप बोलिएगा। who is still unable to listen to me? आप अपनी वीडियो ऑफ कीजिएगा। जो पहले किसको आवाज़ नहीं आ रही थी? इमरान एहसन और सलाम तो कह रहे हैं आ रही है, इमरान एहसन को भी आ रही है। तारिक शहजाद, तारिक शहजाद साहब को आ रही है कि आवाज़ की नहीं आ रही, प्लीज़ बता दें। बट आई थिंक सब लोगों को आ रही है आवाज़। ना एक दफ़ा समरी दे दें, जस्ट एक समरी। ओके, सो हमने अभी तक ये डिस्कस किया है, आई डोंट नो कि कहाँ से मिस होना शुरू हुआ था, कि हमने बेसिक पाइपलाइन डिस्कस की है। उसमें जो पाइपलाइन में हमने चीज़ें देखी हैं
वो मैं एक दफ़ा आपको पाइपलाइन दोबारा दिखा देता हूँ और एक शॉर्ट समरी दोबारा दे देता हूँ कि हमने एक प्री प्रोसेसिंग में 2 स्टेप्स देखे थे कि एक बाइनराइजेशन होता है और बाइनराइजेशन से हमारे पास ब्लैक एंड वाइट डॉक्यूमेंट आ जाती है। इसके अलावा हम ओरिएंटेशन एंड क्यू डिटेक्शन करके उसको करेक्ट करके डॉक्यूमेंट ताकि हमारा सीधा हो जाए। जब ये प्री प्रोसेसिंग स्टेप कर लेते हैं तो उसके बाद हम हमारे पास अगर हमने ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन करनी है तो हमने फिजिकल लेआउट एनालिसिस करना है। फिजिकल लेआउट एनालिसिस करने से मुराद ये है कि हमारे पास फिजिकल टेक्स्ट लाइंस अवेलेबल होनी चाहिए जिनके ऊपर हम अपना OCR इंजन चला सकें। तो उसके लिए सबसे पहले हम कॉलम डिटेक्ट करते हैं, इमेज और नॉन इमेज या टेक्स्ट नॉन टेक्स्ट की डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट हमारे पास टेक्स्ट लाइंस आ जाती हैं। टेक्स्ट लाइंस को फिर हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन इंजन को दे देते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन इंजन फिर उसको डिफरेंटली हैंडल करता है। जब जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं हमारे पास उनमें टेक्स्ट लाइंस को फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है वर्ड में और इवन कैरेक्टर्स में, और फिर इंडिविजुअल कैरेक्टर की शेप मैचिंग की जाती है ताकि हमारे पास एक रिकग्नाइज लेटर कैरेक्टर हमारे पास अवेलेबल हो जाए। इन ट्रेडिशनल अप्रोचेस में सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो सेगमेंटेशन है इट्स नॉट वेरी एक्यूरेट टिल कैरेक्टर लेवल, तो उसकी वजह से बेतहाशा एरर आते हैं। उन एरर्स की वजह से ट्रेडिशनल सिस्टम्स की एक्यूरेसी बहुत कम होती है। जो न्यू ट्रेंड्स हैं उनमें हम सेगमेंटेशन, उसको हम कहते हैं सेगमेंटेशन फ्री OCR टेक्निक्स, और उन टेक्निक्स में हम डायरेक्टली पूरी की पूरी टेक्स्ट लाइन हम दे देते हैं OCR इंजन को, और फिर OCR इंजन उसमें से खुद ही ऑटोमेटिकली डिटरमिन करता है कि कौन सा कैरेक्टर किस जगह पे आ रहा है। नॉर्मली जब OCR आप करते हैं इस तरह तो आपके पास काफ़ी सारे लेटर्स में कन्फ्यूजन आ रही होती हैं। न्यू सिस्टम में बहुत कम होती हैं लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोचेज में बहुत ज़्यादा होती थी। तो उसमें फिर हम एक फर्दर स्टेप जो करते हैं वो करते हैं हम लैंग्वेज मॉडल। हम एक लैंग्वेज फॉर एग्जांपल इंग्लिश या उर्दू, हम उसके वर्ड की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि एक वर्ड फॉर एग्जांपल बी है तो इसके बाद इज आने की क्या प्रोबेबिलिटी है या इज ए आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इन सब चीज़ों की प्रोबेबिलिटी की बेस पे हम एक स्टैटिस्टिकल मॉडल बना लेते हैं और इस मॉडल को हम अप्लाई कर देते हैं जो हमारी OCR की आउटपुट आती है। तो उससे हमारे पास जो एरर्स होते हैं वो फर्दर रिड्यूस हो जाते हैं। जो अगर आप लोगों में से कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में रिसर्च करने के लिए, फर्दर इसको परस्यू करने के लिए, तो दे शुड नो द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट जो मैं इस स्लाइड्स पे हम देख रहे हैं। यू नीड टू बी गुड एट इमेज प्रोसेसिंग एंड इमेज अंडरस्टैंडिंग। दिस इज आई थिंक क्वाइट अ स्टैंडर्ड कोर्स एट अंडरग्रेड लेवल फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड आई थिंक कंप्यूटर साइंस वाले लोग भी पढ़ते हैं। इसी तरह फिर ग्रेजुएट कोर्सेज में पैटर्न एनालिसिस एंड रिकग्निशन, मशीन लर्निंग, मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, computer vision and statistics. All these fields are used in one way, concept from all these subjects, they are used in one way or the other. Statistics is very important, statistics and probability. नॉर्मली अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम इस सब्जेक्ट पे बहुत कम तवज्जो दी जाती है। आई होप के सिचुएशन इज नाउ चेंज एंड मोर एम्फेसिस इज बीइंग गिवन in the universities, but when I was there, when I was during my studies, I never had the chance to fully um, grab the concept of statistics and probability. So ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसके अलावा जो नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस फील्ड में रिसर्च करने के लिए, वो ये हैं कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं क्योंकि वो ह्यूरिस्टिक की बेस पे होते हैं। इमेज प्रोसेसिंग, ऑल द इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स आर बेसिकली ह्यूरिस्टिक बेस के आप एक एल्गोरिथम बनाते हैं, उसके फिर सर्टेन थ्रेशोल्ड डिफाइन करते हैं। तो ये जो हैंड ट्यून ह्यूरिस्टिक बेस सिस्टम है इनके एरर प्रोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन सिस्टम नए ट्रेंड जो है वो ये है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम बनाएं जो हर चीज़ सिस्टम में से ऑटोमेटिकली खुद ही लर्न कर ले।
जो आपका प्रॉब्लम डोमेन है। तो इसमें न्यूरल नेटवर्क्स बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट इमेज एनालिसिस में यूज़ होते हैं। इसी तरह न्यूरल नेटवर्क में भी बहुत सारी टाइप के न्यूरल नेटवर्क्स हैं। शुरू में ट्रेडिशनली जो यूज़ किए जाते थे, शुरू में वो फीड फॉरवर्ड सिंपल न्यूरल नेटवर्क यूज़ किए जाते थे, जिसको हम मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन भी कहते हैं। लेकिन जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं वो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के दो तीन वैरायटीज़ हैं, वो यूज़ की जाती हैं। तो इन चीज़ों में एक तो रिसर्च का स्कोप बहुत ज़्यादा है और इसकी एप्लीकेशन डोमेन भी बहुत ज़्यादा है। तो आई वुड सजेस्ट कि न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह के जो लेटेस्ट टॉपिक्स हैं उनसे गो थ्रू हो जाए, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि ये किस तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसी तरह एक बहुत ही मशीन लर्निंग में इटसेल्फ एक बहुत ही हॉट फील्ड जो आजकल है वो डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स है, जो बेतासी चीज़ों के लिए यूज़ हो रही है। गूगल, MIT, फेसबुक, एवरीवेयर इट इज़ बीइंग रिसर्च एंड बीइंग यूज्ड। The deep learning is also going to be used in document analysis in very recent future. ये न्यू ट्रेंड्स हैं जो आजकल डॉक्यूमेंट इमेज एनालिसिस में देखे जा रहे हैं। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट OCR से रिलेटेड जो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ये हैं कि हैंड रिटन नॉर्मली जो प्रिंटेड लेटर स्क्रिप्ट है, जिस तरह ये आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसकी OCR एक्यूरेसी अब इज अप टू विद इन 99.6% रेंज, यानी कि आपके पास बहुत थोड़ा एरर होता है। लेकिन जो स्टिल जो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं दे आर around 70%, 75%, if I'm right. So there is a lot of research opportunities to do research to further improve these systems. इसके अलावा अरेबिक स्क्रिप्ट, OCR, उर्दू का तो काम ही कुछ नहीं है अभी तक। तो इसमें बेताजा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उर्दू में तो इवन प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स की भी OCR की सिस्टम अवेलेबल नहीं है। आई एम प्राइमरीली डूइंग विच आई विल टेल यू इन अ मिनट कि मैं उर्दू OCR में काम कर रहा हूँ, और उर्दू OCR में बेताजा चैलेंजेस ऐसे हैं जो नॉर्मल प्रिंटेड OCR में नहीं होते। तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड फील्ड टू डू रिसर्च एंड डॉक्यूमेंट इमेज एनालिसिस। इसी तरह एप्लीकेशंस ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स मैंने अभी बताया कि ये इट्स गोइंग टू बी वेरी यूजफुल इन वेरी नियर फ्यूचर। So a lot of people are working on these neural networks. इसी तरह गूगल के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जिसमें इनका एक गूगल स्ट्रीट व्यू प्रोजेक्ट का अगर आपने नाम सुना हो तो उसमें यह है कि आपके पास कैमरा कैप्चर डॉक्यूमेंट्स हैं और उसके अंदर से आपने टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है। इसी तरह या फिर आपने हाउस नंबर एक्सट्रैक्ट करने हैं ताकि आप मैप्स को इम्प्रूव किए जा सकें। तो ये सब फील्ड जो हैं इनमें रिसर्च करने के डॉक्यूमेंट इमेज एनालिसिस में स्टिल बहुत ज़्यादा स्कोप है। और मैं पर्टिकुलरली उर्दू OCR पे काम कर रहा हूँ। Okay, so my primary research field is Urdu OCR, where I'm trying to build a reliable and robust Urdu OCR system for Nastaliq script, जो हम लोग नॉर्मली अपनी उर्दू बुक्स में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में जिस स्क्रिप्ट में हम पढ़ते हैं उसका अभी तक कोई रिलायबल OCR अवेलेबल नहीं है। दिस स्क्रिप्ट इज कॉल्ड Nastaliq एंड इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग फ्रॉम OCR पॉइंट ऑफ व्यू। एक तो इसके अंदर कनेक्टेड कैरेक्टर्स होते हैं, दूसरा क्योंकि नस्तालिक स्क्रिप्ट जो है ये स्टाइलिस्टिक रीजंस की वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है, तो इसके अंदर कैरेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ये वाले जो प्रॉब्लम्स इस तरह के हैं ये नॉर्मली अदर स्क्रिप्ट्स में एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो इन के ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि हम उर्दू के लिए जो हमारा बेतहाशा लिटरेचर उर्दू में अवेलेबल है, लाइब्रेरीज हैं, उनको डिजिटाइज करना अगर हमने फॉर एट वन पॉइंट इन टाइम अगर हम करें तो उसके लिए हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो मेरा फोकस इसी बात पे है कि मैं उर्दू OCR पे काम करूँ। प्राइमरी मेरा कंसर्न PhD का टॉपिक मेरा यही है।
सेकेंडरी जो चीज़ें हैं उसके अंदर ये है कि मैं मुख्तलिफ जिस तरह न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर्स हैं इनको मैं अप्लाई कर रहा हूँ लैटिन स्क्रिप्ट्स पे, ताकि हम उनकी एक्यूरेसी को फर्दर इम्प्रूव किया जा सके. बट ऑल माई वर्क इज रिलेटेड टू प्रिंटेड डॉक्यूमेंट. आई एम नॉट वर्किंग, माई ग्रुप इज नॉट वर्किंग विद हैंड राइटिंग रिकग्निशन. And my research profile is that up till now I have published 5 papers in international conferences. नंबर्स और जगह मैंने नीचे बता दी हैं. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ पे खासतौर पर बहुत सारे ग्रुप्स में या ओवरऑल वर्ल्ड में अगर हम देखा जाए तो एम्फेसिस जो दिया जाता है वो आपकी क्वालिटी ऑफ योर रिसर्च पे दिया जाता है. तो जो कॉन्फ्रेंसेज मैंने यहाँ लिस्ट की हैं इनमें से जो फर्स्ट 2 कॉन्फ्रेंसेज हैं वो टॉप 10 में आती हैं. मेरी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम या मशीन लर्निंग की जो अगर फील्ड देखी जाए तो ये ऊपर की दोनों कॉन्फ्रेंसेज जो हैं ये टॉप 10 में आती हैं. और हमारे जो सुपरवाइजर्स या जो भी प्रोफेसर्स हैं उनका एम्फेसिस ये होता है कि जो आपकी मेन कॉन्फ्रेंसेज हैं, जो मेन इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंसेज हैं, उनमें आप लोग प्रेजेंट करें अपना काम, ताकि एक तो उससे उस 2 चीज़ें वो शो करती हैं. एक वो आपकी रिसर्च क्वालिटी को शो करती हैं और दूसरा वो आपकी सीरियसनेस को शो करती हैं कि आप यू आर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग टू द ओवरऑल रिसर्च कम्युनिटी इन दैट डायरेक्शन. तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी जो नए रिसर्चर्स हैं वो क्वालिटी के पे ज़्यादा जोर दें बजाय इसके कि क्वांटिटी पे जोर दें कि मेरी 50 पब्लिकेशन हैं, मेरी 100 पब्लिकेशन हैं. इफ़ they are not good, so they don't worth anything. यही मेरी एडवाइस भी है जो नए स्टूडेंट हैं कि क्वालिटी वाली पब्लिकेशंस को सर्च करें, जर्नल्स को सर्च करें जिनकी रिप्यूट अच्छी है, जो आपकी फील्ड में है. आप बेशक किसी और फील्ड में भी अगर आप कंप्यूटर विजन में काम करें तो उसमें जो टॉप की कॉन्फ्रेंसेज हैं उनको टारगेट करें. और तो आप फिर एक लेवल आप अपना भी अटेन करेंगे कि अगर मैंने इस कॉन्फ्रेंस में इस जर्नल में अपना पेपर पब्लिश करना है तो इस लेवल का मुझे काम करना होगा. अदरवाइज अगर आप लो क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करके लो लेवल कॉन्फ्रेंसेज में बेचते रहेंगे तो इट विल नॉट हेल्प यू एनीवेयर इन द वर्ल्ड. आपके पास बेशक मे बी यू हैव लाइक हंड्रेड्स ऑफ कॉन्फ्रेंस पेपर्स और जर्नल पेपर्स, बट इफ दे डोंट वर्थ एनीथिंग देन दे आर लाइक नथिंग. तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड एंड एम्फेसाइज कि आप लोग जो है वो क्वालिटी रिसर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दें. पाकिस्तान को क्वालिटी रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्वांटिटी बेस्ड रिसर्च पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है आजकल. और कॉन्फ्रेंसेज या जर्नल्स जो मैं देखता हूँ जिसमें उर्दू का अगर कोई काम अवेलेबल भी है तो बहुत लो प्रोफाइल कॉन्फ्रेंसेज में अवेलेबल है. उसका नुकसान हम लोगों को यहाँ पे ये होता है कि जब वो कॉन्फ्रेंसेज हमारे सुपरवाइजर्स वगैरह या हमारे प्रोफेसर्स देखते हैं तो दे डोंट अलाउ अस टू सेंड आवर पेपर्स इन दोज कॉन्फ्रेंसेज. तो दैट मे बी हिंडरिंग a lot of collaboration which can be done between researchers in Urdu OCR for example. But यही मेरी सजेशन भी है कि आप लोग अच्छी क्वालिटी की रिसर्च प्रोड्यूस करें जो इवेंचुअली पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी और आपकी अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी. Okay, so I will stop here. This was a very short introduction of my field, and I tried to motivate you guys. This is a very important field, and I have given my contact information again here. You can contact me anytime through my email. I would try to uh, answer your queries and questions. So now it's the time for questions. So if you have questions, please start sending them. I will now try to, inshallah, answer your queries. प्लीज जुहेब का क्वेश्चन है, रिव्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज. ओके, न्यू ट्रेंड्स में मैंने ये बताया था कि जो ट्रेडिशनल अप्रोचेज हैं
उनमें हैंड ट्यून्ड पैरामीटर्स या ह्यूरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। तो नया ट्रेंड ये है और अपॉर्चुनिटीज़ भी इन चीज़ों में ज़्यादा है कि आप अच्छा, इस चीज़ को बताने से पहले एक और चीज़ मैं बताऊंगा कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स होते थे उसके अंदर पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस जो है वो इस बात पे दिया जाता है कि आप फीचर्स अपने प्रॉब्लम डोमेन के डिफाइन करें। वो नॉर्मली हैंड क्राफ्टेड फीचर होते हैं, वो एक प्रॉब्लम डोमेन पे तो मे बी दे आर वर्किंग गुड, बट जब आप उसको किसी और दूसरी डोमेन में ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं तो दे फेल। तो यू हैव टू डिज़ाइन द होल थिंग अगेन। So the new trends and new opportunities are in the work where you uh, use learning-based system. Like you are employing artificial intelligence on the problem and asking your system to extract the information it needs itself, not you giving it, not you feeding it. Uh, I hope I understand. I give the answer to Zuhaib. उसकी ज़ीशान का क्वेश्चन है गुड जर्नल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे टॉप का जर्नल जो है वो है ट्रांजैक्शन ऑन पैटर्न एनालिसिस एंड मशीन इंटेलिजेंस, पामी जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा पैटर्न रिकग्निशन है, पैटर्न रिकग्निशन लेटर है, न्यूरल कंप्यूटिंग है। के अलावा डॉक्यूमेंट का जो हमारा एक डेडिकेटेड जर्नल है वो है इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट ऑन इंटरनेशनल जर्नल ऑन डॉक्यूमेंट एनालिसिस एंड रिसर्च, IJDR कहते हैं हम। ओके, साद इज आस्किंग ये फ्रेश इंजीनियर यू वांट टू कम टू माय यूनिवर्सिटी। उसका आसान तरीका है, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, उसमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के लिए, मास्टर्स के लिए। तो आप उन गाइडलाइंस को फॉलो करें, होपफुली यू विल गेट द एडमिशन। G plus page of youth counseling. It is already shared. I think आप youth counseling लिख के सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। How to find if the problem is already solved? Swan, I think I don't get your question. Can you please elaborate it a little bit more? Mary Bloching is something about economics or public policy. Sorry, economics and public policy are not my field, so I won't be able to say anything. Okay, how to collect material? Anas, you have put a very good question. Normally जो आप रिसर्च का लिटरेचर फाइंड करते हैं तो यू स्टार्ट बाय रीडिंग सम पेपर्स, और उसमें आप बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप गूगल पे सर्च करें। भाई दुनिया यही करती है, गूगल स्कॉलर पे सर्च करें। नॉर्मली वहाँ पे PDF वगैरह नॉर्मली अवेलेबल होती हैं। कोई भी अच्छा पेपर जो अच्छी कॉन्फ्रेंसेज या अच्छी जर्नल्स का है वो आप पढ़ना स्टार्ट कर दें उसे। जब आप उस पेपर को स्टार्ट करेंगे तो देन यू विल फाइंड अदर रेफरेंसेस इन दैट पेपर। उससे फिर आपकी फिर चेन बनती जाती है पूरी। तो देन यू कैन डू अ लॉट ऑफ गुड। स्पेशली जो इंट्रोडक्शन सेक्शन होता है कॉन्फ्रेंसेस पेपर्स का या जर्नल पेपर्स का, उसके अंदर लिटरेचर रिव्यू दिया हुआ होता है ऑलरेडी, उसको पढ़ें। उसके अंदर जो लिंक रेफरेंसेस दिए हुए हैं उन रेफरेंसेस को कलेक्ट करें, उन रेफरेंसेस को पढ़ें। उनके अंदर जो फिर ये पूरी आपकी चेन बन जाएगी। तो आप देन यू विल स्टार्ट सीइंग द बिग पिक्चर के आप जो चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं उसमें क्या काम हुआ होगा और क्या क्या लिटरेचर अवेलेबल है। हाउ टू एनालाइज स्कोप? इसके लिए कोई लंबी चौड़ी साइंस की ज़रूरत नहीं है एनालाइज स्कोप करने की। हमारे आप देख सकते हैं कि करंटली अवेलेबल एप्लीकेशंस आप गूगल के प्रोजेक्ट्स में देखें तो क्या क्या हैं। गूगल एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो गूगल बुक प्रोजेक्ट। आपने books.google.com पे अगर आप जाएं तो आपको बुक्स सर्चेबल फॉर्म में मिल जाती हैं। तो इट्स अ वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट। उसमें दे आर अभी तक सिर्फ वो टारगेट कर रहे हैं इंग्लिश और सम अदर लैंग्वेजेस,
बट देयर आर लॉट ऑफ स्कोप कि वहाँ पे उनको गूगल को इटसेल्फ चाहिए कि आपको जिताशा एक सिस्टम रोबो सिस्टम अवेलेबल हो जो बहुत सारी लैंग्वेजेस का की किताबें इकट्ठी कर सके। इसी तरह गूगल्स का सिंग टेक्स्ट का जो प्रोजेक्ट है स्ट्रीट व्यू जिसको कहते हैं, उसके अंदर ये है कि आपके पास कैमरा कैप्चर्ड इमेजेस हैं। आपने किसी भी चलते हुए किसी सीनरी की इमेज ली है अपने कैमरा से, और उसके अंदर कहीं पे टेक्स्ट अवेलेबल है, तो उस टेक्स्ट को रिकग्नाइज करना एक ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये आपकी इसमें आपके हाउस नंबर्स भी शामिल हैं कि आपकी जो गूगल मैप्स बनते हैं उनमें यूज़ होता है ये सब कुछ। तो इफ़ यू सी इसी तरह आर्काइविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी जिसके अंदर एप्लीकेशन दी थी, तो उन एप्लीकेशन को अगर देखा जाए तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली आप हर चीज़ में वो चीज़ यूज़ हो रही होती है। You need document to be analyzed everywhere in hospitals, in banks, in offices, everywhere. Okay, how do you set goals for yourself? Well, गोल सेट करने के लिए जो काम एक आपका सुपरवाइजर ने आपको दिया हुआ होता है उसकी बेस पे, उस गाइडलाइन की बेस पे फिर आप डिसाइड करते हैं कि आपको खुद ही करना पड़ता है कि अब मैं ये काम स्टार्ट कर दूँ, अब मैं ये काम स्टार्ट कर दूँ। आप छोटे छोटे गोल बनाएं विच कैन बी अचीव्ड इन 1 मंथ 2 मंथ। तो इसी तरह मैं भी करता हूँ। Raheem is asking how much object-oriented programming plays its role in neural networks for electrical engineering and then in Python is one compared to Java. C++ is no doubt very important, but for research point of view, Python is also very important. If you learn Python, then you will just be able to implement your ideas quickly without going into the programming details and correcting errors. C++ और बाकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इशू यही होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने पड़ जाते हैं, तो विच इज़ एक्चुअली हिंडरिंग योर एक्चुअल रिसर्च टाइम। तो पाइथन इज़ वेरी गुड इन दैट सेंस कि आप अपना एक कोई सा भी एल्गोरिथम बनाते हैं, यू डोंट कंसर्न अबाउट द स्पीड एट द मोमेंट, यू जस्ट वांट टू चेक कि आपका एल्गोरिथम चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो आप पाइथन में उसको जल्दी से इम्प्लीमेंट करें। न्यूरल नेटवर्क में न्यूरल नेटवर्क्स की लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, C++ में भी नॉर्मली अवेलेबल हैं जो रियल टाइम पे चलती हैं, लेकिन रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से पाइथन में भी अवेलेबल हैं। तो दोनों ही लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट हैं। What is average GRE score for university? हमारी यूनिवर्सिटी GRE score I think they don't ask, but if you see it somewhere, then there is no threshold. प्रोफेसर से कांटेक्ट करने के लिए GRE स्कोर की जरूरत नहीं होती, तो वो आपको अपनी प्रोफेसर को कांटेक्ट करने के लिए आपको एक अपनी रिसर्च प्रोफाइल चाहिए एक अच्छी, प्लस आपको एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल चाहिए। GRE की जरूरत नहीं है। Okay, Zishan, you are asking about Urdu Arabic script. So उर्दू अरेबिक पे तो बहुत सारा, अरेबिक OCR पे बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है ऑलरेडी। उर्दू नस्तालिक पे बहुत कम काम हुआ हुआ है। आप स्टार्ट अगर अरेबिक से भी करना चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। उर्दू में भी अब 2-4 अवेलेबल हो गए हैं काम, कुछ मेरा काम है, कुछ 2 और लोग रिसर्चर्स हैं तो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उनका काम भी अवेलेबल है। तो इधर से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इंग्लिश से करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको बहुत ज़्यादा जो उसकी ट्रेडिशनल अप्रोचेस जो यूज़ होती रही हैं उनके बारे में पता चलेगा, और वो ये भी पता चलेगा कि वो इम्प्लीमेंट करना आसान है। तो आप उनको इम्प्लीमेंट करके उर्दू पे जब चला के देखेंगे तो आप देखेंगे कि दे आर नॉट एप्लीकेबल। तो देन यू स्टार्ट थिंकिंग अच्छा कि मैं इसके अंदर ये इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, ये इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। मोहम्मद उस्मान इज आस्किंग इफ यू फाइंड अ प्रॉब्लम और टू सॉल्व इट हाउ कुड बी द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। ये उस्मान आपका जो क्वेश्चन है ये बहुत दफ़ा नज़र आता है। बहुत दफ़ा होता है कि आप काम कर लेते हैं, उसके बाद पता चलता है कि जी जैसे किसी ने ऑलरेडी किया हुआ है, तो वो पब्लिश तो नहीं हो सकता, लेकिन वो आपकी अपनी लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसीलिए जो जो भी काम स्टार्ट करें उससे रिलेटेड सर्च ज़रूर कर लें कि आपने कोई सा भी अगर काम करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे अब जो हम न्यूरल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर आप
इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि मैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क फॉर OCR यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो सिंपल आप रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो भी आप काम कर रहे हैं फॉर दैट मैटर, आप गूगल में लिख के सर्च करें तो नॉर्मली यू विल फाइंड समथिंग कि उसके बारे में कोई काम हुआ है या नहीं हुआ। So you need one need to do this kind of search research or whatever he is doing. आपको बहुत दफ़ा ये भी होता है कि आपको जो आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड उसी तरह का तो नहीं मिलता, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड काम मिल जाता है, तो देन यू नीड टू मॉडिफाई योर ओन रिसर्च। Imran is asking what are the essential elements of good research profile. रिसर्च प्रोफाइल में आपकी पब्लिकेशंस इंपॉर्टेंट होती हैं, आपके ग्रेड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और प्रपोजल में लिखते वक्त आप उसकी कंप्रीहेंसिवनेस का ख्याल रखें। पिछली दफ़ा मैंने DAD की एक स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में एक मैंने लेक्चर दिया था, तो उसके अंदर मैंने कुछ लिंक्स शेयर किए थे, इफ़ यू कुड फाइंड ऑन रिसर्च नेटवर्क। तो DAD का एक टेम्पलेट है विच आई रिकमेंड टू एवरीबडी, कि उनकी एक टेम्पलेट है जिसके अंदर उन्होंने हेडिंग्स दी हुई हैं कि आपके रिसर्च प्रपोजल में ये चीज़ें होनी चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसके मुताबिक अपना रिसर्च प्रपोजल अगर प्रिपेयर करेंगे तो इट वुड बी क्वाइट कम्प्रीहेंसिव, और उसको करंट नीड को एड्रेस करना चाहिए रिसर्च प्रपोजल को, क्योंकि जो भी इंटरनेशनल प्रोफेसर आप जिसको भी कांटेक्ट करेंगे ही वुड बी वर्किंग इन करंट थिंग, ही वोंट बी इंटरेस्टेड इन ट्रेडिशनल अप्रोचेज और a decade ago used approaches. So try to be comprehensive and try to be uh, futuristic. Can I do research on my own? Yes, you can. You can do your research on your own, but when you work in an environment like working in a professor's group, तो फिर आपका एक तो होराइजन थोड़ा सा गाइड होता है, वाइड होता है। आप अपने पीयर्स के साथ जो उस ग्रुप में लोग काम कर रहे हैं उनके साथ इंटरेक्ट करके आप कोलैबोरेशन जो करते हैं, तो उसके उसमें आपकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती है, नो डाउट। एक बंदा अपने दिमाग से सोच रहा होता है, लेकिन उस प्रॉब्लम को जो दूसरे लोग जिस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं वो अगर देखा जाए, और प्रोफेसर्स क्योंकि दे आर वेरी सीनियर और उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, तो दे कैन एट दैट मोमेंट दे कैन गाइड यू के what you are doing is okay or not. Zuhaib, please share that. Like, I think if you just search for DAD research proposal template in Google, you will find it. इमरान, आपका क्वेश्चन जो है ये आपको ये बहुत सारे मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स इसी तरह फाइंड करते हैं कि आपकी जो भी फील्ड आपने फॉर एग्जांपल लिखा है वाइब्रेशनल इम्पैक्ट ऑन पाइपलाइन, ये आप गूगल में लिखें, उससे आपको बहुत सारे लोगों की पेपर्स मिल जाएंगे। पेपर्स मिल जाएंगे तो आपको ऑथर्स का पता चल जाएगा। ऑथर्स का पता चल जाएगा तो उनकी एफिलिएशंस का पता चल जाएगा कि हाउ दे आर टू विच इंस्टीट्यूट दे आर एसोसिएटेड उनकी। फिर आप उन ऑथर्स को सर्च करें, उनकी प्रोफाइल्स को सर्च करें, इफ़ दे आर प्रोफेसर तो आप उनका काम देखेंगे उन्होंने मज़ीद क्या काम किया हुआ है इस फील्ड में, और इसी तरह आपको सर्च करना पड़ेगा। सब लोग इसी तरह आई थिंक सर्च करते हैं। ओके, गुड, आई वाज एबल टू आंसर ऑल क्वेश्चन। अभी हमारे पास टाइम काफ़ी है, अगर किसी और ने भी कोई क्वेश्चन करना है तो प्लीज़ do so freely. Otherwise, you can contact me as well through my email address. ठीक है अतान, फिर इस तरह करते हैं, इनको आप ईमेल एड्रेस दे दें जिन पे क्वेश्चन करना है, फिर हम लेक्चर शेयर कर देंगे। ठीक है। फिर
मेरा ईमेल एड्रेस सिंपल ही है, इस्लामिक फाइनेंस प्रोफेसर अनस आई एम सॉरी कि फाइनेंस इज नॉट माय फील्ड, सो आई डोंट नो अबाउट द रिसर्चर्स इन दैट फील्ड। आप मलेशिया में चेक कर सकती हैं, मलेशिया में स्कॉलरशिप्स भी हैं, हाँ। शरिया उन्हें कहते हैं, और स्पेसिफिकली इस्लामिक फाइनेंस में शरिया स्कॉलरशिप मलेशिया लिखेंगे आप गूगल पे तो आपको मिल जाएंगे। हाँ। ठीक है, थैंक यू अदनान सो मच फॉर द वकास, आपका बहुत लेक्चर। शुक्रिया कि आपने दोबारा से पेन लिया और दोबारा से एक। बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है, मैंने भी को कहा है कि मैं खुद भी इसी कंप्यूटर विजन में काम करता हूँ, मेरे फील्ड थोड़ी सी इमोशन रिकग्निशन पे है, तो मैंने भी काफ़ी लोगों को कहा है कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है, इवन मैं अपने छोटे भाई को भी यही रिकमेंड किया, वो भी अब इसी तरफ काम कर रहा है, तो वेरी ये वेरी गुड। बड़ी बड़ी ग्रोइंग फील्ड है, रोज़ाना इसके अंदर चेंजेस आते हैं, तो आई होप कि लोग इसको लेना शुरू करेंगे सीरियसली। आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता ही होता है क्योंकि रिसर्च जी टाइम जी तो है नहीं, बिल्कुल। लेकिन अच्छा, ये आपको दो क्वेश्चन आए हैं, अगर मैं इनका आंसर कर दूं। जी जी एक, क्योंकि हमारे पास टाइम है, तो एक ये दो हजरात ने क्वेश्चन किया डार्ट स्कॉलरशिप के ऊपर। डार्ट स्कॉलरशिप जो है वो नॉर्मली पीएचडी के लिए अवेलेबल होता है। मास्टर्स का मैंने सुना है कि शायद बंद कर दिया है इन्होंने प्रोग्राम पाकिस्तान में। बट बट यू कैन डू, आप डीएडी का इस्लामाबाद सेंटर में F7 में इन्होंने अलग सेंटर बना लिया अपना। तो उनकी वेबसाइट सर्च करें, उसके अंदर कॉन्टैक्ट दिया होगा उनकी डायरेक्टर का। पहले तो मिस उर्सला सारबैक थी, आई डोंट नो हु इज currently running the affair, but you can call them and ask them। दूसरा, आप जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट है, उसके अंदर डॉट स्कॉलरशिप अवेलेबल होते हैं, का लिंक दिया होता है नॉर्मली। जब मैं अप्लाई कर रहा था तो उस वक्त वो डायरेक्टली एम्बेसी ही के थ्रू अप्लाई हुआ था, उस वक्त इनका ऑफिस नहीं था, तो वो एम्बेसी में ही लोग बैठते थे। तो आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ इमरान, आई डोंट नो कि वो मास्टर लीडिंग टू पीएचडी अवेलेबल है कि नहीं है, बट आई डोंट, आई थिंक ये इस तरह मास्टर्स के सारे प्रोग्राम और मास्टर लीडिंग टू पीएचडी के सारे प्रोग्राम उन्होंने बंद किए हैं आजकल। बट यू नेवर नो, हो सकता है वो इस स्टार्ट कर दें। तो आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो उनकी वेबसाइट है, डीएडी इस्लामाबाद सेंटर लिख के सर्च करेंगे तो F7 का उनका एक लिंक आ जाएगा। उनकी अपनी वेबसाइट भी है, तो आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए बेसिकली आप डॉक्यूमेंट्स अपने भेजते हैं, रिकमेंडेशन लेटर भेजते हैं, और रिसर्च प्रपोजल अगर आपका है तो वो भेजें। तो उसके बाद जो है वो आपको फिर कॉल कर लेंगे शॉर्टलिस्ट करके। तो ऐसा नहीं है। और साथ कहीं हेल्प। इमरान, रिसर्च पेपर्स गूगल से अवेलेबल होते हैं नॉर्मली। गूगल स्कॉलर्स पे आप सर्च करें तो वहाँ पे मिल जाते हैं। नॉर्मली इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो हैं वो भी, आपकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो, उनके पास एक्सेस होती है, जो कुछ अ, हैं पब्लिशर्स, तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। बट नॉर्मली गूगल से आप अवेलेबल होते हैं, आप यू कैन डाउनलोड पेपर इजीली। ओके, आई थिंक आई आंसर ऑल क्वेश्चंस। तो ठीक है वकार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग, फॉर अटेंडिंग। आई होप आई विल सी some of you in document image analysis community quite soon. So thank you. थैंक यू सो मच अदनान। Okay. इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर पे मिलते हैं, आप शेड्यूल सारा चेक कर लें जी इंशाल्लाह। और उसी शेड्यूल के मुताबिक होंगे। ठीक। थैंक यू एंड अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।